ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका अपने चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब वक्त है मकाम पेश करने का। आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चीफ जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की जिंदगी के खट्टे मीठे लम्हों से। तो लीजिए पेश है आज का मकाम। अजनबी ख्वाबों के उड़ते हुए सायों के तले मोम की तरह पिघलते हुए चेहरे के नक्श हर नए ख्वाब की धुन सुन के बदल जाते हैं। सच है कुछ पाने की हसरत जब तड़प बन जाती है तो आंखों की नींद और दिल का चैन सचमुच गायब हो जाता है। तब इंसान को कुछ नजर नहीं आता सिवाय अपनी मंजिल के। कुछ ऐसी ही कहानी है हिंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की। आज कुरैशी साहब की कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये मालूम है कि वो पुरानी दिल्ली की गलियों में कभी छोले भटूरे बेचा करते थे और उनके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं थे। छोले भटूरे बेचने शुरू कर दिए। हम लोग ले आया करते थे क्या नाम है सदर बाजार से और ला के वहाँ अपने मोहल्ले में बेच दिया करते थे। कुरैशी साहब की जिंदगी के सफर की शुरुआत पुरानी दिल्ली से हुई थी। दिल्ली की तंग गलियों में उनका बचपन गुजरा और यहीं पर उन्होंने शुरुआती तालीम भी हासिल की थी। मैं दिल्ली का सदर बाजार आपको मालूम हुआ, वहाँ पे कुरैश नगर है। हम लोग वहीं पैदा हुए और वहीं बचपन बीता। बल्कि तालीम जो है 5वीं क्लास तक भी तालीम वहीं पर रही। बचपन से ही नरम तबीयत के होने की वजह से उनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। सभी के साथ मिलजुल कर रहना उनकी आदत में शुमार था। इसीलिए होली, ईद और दिवाली सभी के साथ मिलजुल कर मनाई। होली खेलने के लिए हमको हमारे वालिदैन कहते थे कपड़े बिल्कुल पुराने पहन के जाना। हम कहते नहीं, हम तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे और हम जानबूझ के उसके ऊपर अपना रंग डलवाते थे कि होली का रंग हमारे ऊपर जरूर पड़ना चाहिए कि हमने होली खेली है। अब लोग पूछते थे तुम पागल हो गए, मुसलमान हो? मैंने कहा ये एक फेस्टिवल है। हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सबके साथ रहना है, सबके साथ जीना है, सबके साथ मरना है। उनके वालिद टीन के बटन बनाने का काम करते थे। घर के माली हालात को देखते हुए बचपन में ही उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। हमारे वालिद साहब ने बड़ी हार्ड लाइफ देखी है। उन्होंने क्या है कि छोटी छोटी मशीनें लगाई। आपको जो आप देख रहे हैं बटन आपकी कमीज में लगे हुए हैं, ये पहले टीन के बटन होते थे। फिर छोटे छोटे टीन के बटन होते थे, उसमें रात भर काम करते रहते थे, सुबह काम करते थे, हम उनके साथ बैठे रहते थे। चुनांचे उन्होंने गली गली घूमकर छोले भटूरे बेचे, खाने की छोटी मोटी रेड़ियां लगाईं और अपने घर वालों को लगातार इस बात का एहसास कराया कि कुछ अलग कर पाने की कुव्वत उनके अंदर मौजूद है। जुमे के जुमे हमारी फ्राइडे को छुट्टी होती थी। हम क्या करते थे, सुबह उठे रूह अफ़ज़ा बेचना शुरू कर दिया, शरबत बेचना शुरू कर दिया, वो बर्फ़ के जो गोले होते थे वो बनाने शुरू कर दिए। इस तरह डबल रोटी होती थी तो उसको उससे मीठा डाला, वो बेचना शुरू कर दिया। बचपन में कमाए गए चंद सिक्कों की खनक आज भी उनके कानों में मिश्री घोलती है। आज भी उन्हें याद है कि कैसे चंद पैसे कमाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते थे। तोलाने का 1 रुपया होता था उस वक्त। तो हमारे पास 1 पैसा 2 पैसे भी अगर हमने कमा लिए एक जुमे को तो हम समझते थे कि शायद हम बादशाह बन गए। अपने वालिद के लिए उनके दिल में बहुत इज्जत थी, इतनी कि कभी उनके सामने वो अपना सिर उठाकर बात न कर सके। उनका ज्यादातर वक्त अपने दादा दादी के साथ गुजरा। हमारे वालिद साहब इंतकाल हुआ अभी थोड़े 2-3 साल पहले, तब भी हम कभी भी उनके सामने नजर नहीं उठाते थे। उनके घर का माहौल तालीमी नहीं था, इसीलिए पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी कुछ खास नहीं थी। लेकिन उनके दादा की हसरत को पूरा करने के लिए पढ़ाई में जी लगाना शुरू किया और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। उस वक्त जो स्कूल होते थे उनकी कोई क्वालिटी और स्टैंडर्ड नहीं होता था और न ही कोई इस तरह की चीज़ होती थी कि साहब हम लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है या बहुत ज़रूरी है तालीम हासिल करना। लेकिन चले गए ठीक है, नहीं गए नहीं ठीक है। लेकिन हमारे दादा ने साहब मुझे पढ़ाने की बड़ी कोशिश की। एक घर का माहौल ना हो और घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा वक़्त होती नहीं है तालीम की। लेकिन हमारे दादा को ऐसा लगता था कि नहीं, तालीम की कोई वैल्यू है और तुम्हें तालीम हासिल करनी है। ऊंची तालीम हासिल करने के बावजूद वो नौकरी करना नहीं चाहते थे। उनके वालिद की भी तमन्ना थी
कि वो नौकरी ना करके अपना कोई रोजगार शुरू करें। मैं ईमानदारी से बताऊं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, कोई हमको नसीहत देने वाला नहीं था, लेकिन ये ज़रूरत था कि हमें अपना बिजनेस ही करना है। शुरुआती दौर में उन्होंने फर्नीचर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सके। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी इस बिजनेस में डूब गई। मुझे एक्सपोर्ट करने का बड़ा शौक था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो बाहर भी जाऊंगा, बाहर जाऊंगा फिर फॉरेन एक्सचेंज कमाने को। फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान के अंदर बहुत अहम माना जाता था, तो मुझे ये लगा कि एक्सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कुछ फर्नीचर का एक्सपोर्ट किया, कुछ गारमेंट्स का एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने दिल्ली से थोड़ी ही दूर अलीगढ़ में अपना पहला स्लॉटर हाउस लगाया और इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1979 में उन्होंने हिंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव डाली और उसके CMD बने। जब मैंने देखा कि स्लॉटर हाउस बनाना सरकार का काम होता है, खासतौर पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे सूबे हैं जहाँ पे मॉडर्न स्लॉटर हाउस पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले ये स्लॉटर हाउस बनाया, इससे पहले एक हैदराबाद में बना था। जब मैंने ये स्लॉटर हाउस अलीगढ़ में पहली बार बनाया तो ये सबसे मॉडर्न प्लांट था जो 50 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। लेकिन मैंने लगाया तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना पॉलिटिकल और सोशल हुआ, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मुझे प्लांट लगाना था 1.5 साल के अंदर, उसको लग गए 4 साल बनने में। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसके अंदर कामयाब हो गया और आज भी वो प्लांट जो है हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्लांट माना जाता है। आज सिराजुद्दीन कुरैशी दुनिया के उन चुनिंदा 250 सनतकारों में से एक हैं जिनको अमेरिका के सदर सनती और कारोबारी सरगर्मियों पर वॉशिंगटन में मुनक़िद हुई सनतकारों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मौका मिला है। बिजनेस के साथ साथ कौम की खिदमत करने का जज्बा भी उनके अंदर कहीं कूट कूट कर भरा था, खासकर कौम के उन लोगों के लिए जिनके पास अब तक भी तरक्की नहीं पहुंच पाई थी। बच्चा अच्छा क्वालिफाइड है तो हमारी जिम्मेदारी हम उसको अडॉप्ट करते हैं कि हमको पहली क्लास से तुमको लेके जहाँ तक पढ़ोगे, यहाँ तक कि बाहर भी जाओगे, तो हम कोशिश करेंगे तुम्हारी पूरी मदद कर सकें। कुरैशी साहब नई दिल्ली के लोधी रोड पर मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। आज उनकी सरपरस्ती में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की शोहरत दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुकी है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बेहतरी के लिए वो हर पल जुड़े रहते हैं। इस सेंटर के बारे में बताते हुए उनके चेहरे पर फख्र और तसल्ली के तासुरात नजर आते हैं। आपको याद होगा सन 1982 के अंदर मिसेस इंदिरा गांधी ने ये ज़मीन दी थी और हमीद साहब जो थे हमदर्द वाले, उन्होंने ये ज़मीन साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को उनसे लेके दी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच में 22 साल के बीच के अंदर मुझे इस बात को कहते हुए भी अच्छा लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर वो भी ऐसी जगह पर दिल्ली के जहाँ एक बेहतरीन इलाका हो और बेहतरीन जगह हो, वहाँ ये इमारत पूरी नहीं हुई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये 22 साल के बाद से सही, लेकिन जब से इमारत पूरी है आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम हो गया है, आज उसका मकाम बढ़ गया है, आज लोग उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं और इसका स्टेटस जो है भी इंटरनेशनल हो चुका है। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। हमारे यहाँ किताबें जो हैं आपको 200 साल पुरानी भी मिलेंगी यहाँ पे, और हमारे यहाँ किताबें जो हैं वो अभी लेटेस्ट में मिलेंगी। ये सारी की सारी हमारे पास बहुत सारी डिक्शनरियाँ हैं और डिक्शनरी जो है हमारे पास हर ज़बान के ऊपर मिलेगी आपको। जैसे मैंने जिक्र किया, हर चीज़ जो है पूरी कंप्यूटराइज्ड है और इसको हम लोग और ज़्यादा मॉडर्न करना चाहते हैं। मुझे क्या है कि तारीख़ से थोड़ा सा ताल्लुक़ है तो मैं तारीख़ी किताबें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा जो लेटेस्ट डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं देखूँ क्या हुआ है। कुरैशी साहब ने 70% दुनिया देखी है, लेकिन उनकी पसंदीदा जगह सिंगापुर है। इस पसंद की भी एक खास वजह है। वहाँ पे एक तो किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दूसरे ये है कि वहाँ पे माहौल आपका अच्छा है, मॉडर्न लाइफ भी है, वहाँ पे रिलीजन की कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, वहाँ मस्जिदें भी हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी, आज तक कभी आपने सिंगापुर के बारे में ये नहीं सुना होगा कि वहाँ पे लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक नेक दिल इंसान भी है। वो फख्र से बताते हैं कि उनके साथ आज भी वो लोग जुड़े हैं जब आज से 32 साल पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया था। मैंने क्या रात दिन काम किया, मैं रोज़ों में काम करता था खास तौर पे, तो 48 घंटे पता नहीं लगता था, क्योंकि 24 घंटे 48 घंटे बीत जाना इसके अंदर बिजनेस में कुछ। और मैं अकेला सिंगल हैंडेडली सारे काम करता था। आज मेरे पास कई हज़ार लोग ज़रूर हो सकते हैं,
और जिस दिन से मैंने वो काम शुरू किया है, आज 32 साल हो गए, उस 32 साल के अंदर आज भी मेरे पास वो स्टाफ मौजूद है। सियासतदानों की सोहबत में वो जरूर रहते हैं, पर सियासत में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो बताते हैं कि मुल्क की ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने उनको इलेक्शन में टिकट ऑफर नहीं किया हो। मेरा पॉलिटिकल एजेंडा कभी नहीं रहा और ना आज है न कल होगा। जितनी हिंदुस्तान की नेशनल पार्टीज हैं उन सब ने मुझे ऑफर दिए हुए हैं, उसमें चाहे आपके कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, कि नॉर्थ के अंदर ये सब पार्टियां हैं। लेकिन मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि मेरी पॉलिटिकल भीड़ हो। राज्यसभा की भी मुझे ऑफर की गई, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। भले ही उनकी ख्वाहिशों ने एक ऊंचा मकाम हासिल कर लिया हो, पर उनकी कई तमन्नाएं आज भी अधूरी हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर हिंदुस्तानी को ये मैसेज देता हूँ कि वो सबसे पहले हिंदुस्तानी हो। दूसरा मैसेज मैं देता हूँ कि अगर वो किसी भी कौम का हो, उसको अपनी कौम का पूरा लिहाज रखना चाहिए, अपनी कौम का पूरा साथ देना चाहिए। कभी पूरी और छोले की रेहड़ी लगाने वाले कुरैशी साहब ने वाकई में एक नया मकाम हासिल किया है। अब बराक ओबामा भी उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं। जनाब कुरैशी की जिंदगी की दास्ता से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम पेश करेंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। और आज के किरदार में हम आपको रूबरू कराएंगे फिल्म बोल बच्चन के अब्बास अली के किरदार से। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। और ये फिल्म पूरी तरह से गोलमाल की कॉपी है। अभिषेक बच्चन का भाई अब्बास अली कैसे?